हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और डिस्कस करेंगे सीडीपी साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सीडीपी में आपका पूरा का पूरा ये 5 मार्क्स का पूरी यूनिट है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सीटेट आपका नज़दीक है तो उम्मीद करती हूँ आप इसको जो टॉपिक है इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर डिस्कस किए हैं तो उसमें भी आप इसे जरूर देखोगे। तो अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो भाई स्वागत है आपका। आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। समझते हैं क्या होती है समावेशी शिक्षा, क्या होती है समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसे हम एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं। और इसी के साथ में समझेंगे एक जो लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 10 से 12 मिनट का पूरा टॉपिक है आपका, 15 मिनट का हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए, समझते हुए चलेंगे क्योंकि लास्ट में हमें क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। तो देखो समावेशी होती क्या है। समाने का मतलब होता है अपने आप में पूरा का पूरा किसी चीज को जो है मिला लेना, समा लेना, ठीक है। और समावेशी शिक्षा की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो यही है कि वो सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, समा लेती है। इस वजह से इसको समावेशी शिक्षा कहा गया है। और इसी के साथ में आप देख रहे हो एक पिक्चर आपके सामने है। तो समावेशी शिक्षा की जो एक कक्षा है वो इसमें हो सकता है कि ये बच्ची जैसे सामान्य है, ठीक है। और एक बच्ची आपको विकलांग दिखाई दे रही है, ये भी एक तरह से विकलांग है। और यहीं पर कहीं कोई प्रतिभाशाली बच्चा बैठा होगा, यहीं पर कोई मंदबुद्धि बच्चा बैठा होगा, यहीं पर कोई सामान्य ये बच्चा जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन ये एक साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? एक साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनको एक ही टीचर पढ़ा रही है, लेकिन एक साथ तो जरूर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, समझोगे इसकी प्रकृति जैसे क्या होती है। आपने इस पिक्चर के माध्यम से जैसे समझा भी है। तो समावेशी शिक्षा के तहत सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही प्रयास किया जा रहा है कि हमने किसी भी बच्चे के, विकलांग बच्चों का कोई ग्रुप नहीं बनाया, सामान्य बच्चों का कोई ग्रुप नहीं बनाया। यानी कि ये शिक्षा अलगाव नहीं करती है, ये शिक्षा बांटती नहीं है, और ये शिक्षा जो है वर्ग नहीं बनाती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये नेगेटिव मानती है इन चीजों को, और इनसे संबंधित आपको ये कीवर्ड समझ लेने हैं। इन पे, इनके आधार पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फिर करती क्या है? ये तो जोड़ने का काम करती है। कैसा काम करती है? जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ने का काम करती है? तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये सामान्य बच्चा हो सकता है, ठीक है। ये बच्चा विकलांग है, ये बच्चा विकलांग है, ठीक है। और ये बच्चा ये भी बच्चा विकलांग है, ये भी बच्चा विकलांग है शारीरिक रूप से। ये बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्रतिभाशाली हो सकता है, ठीक है। और यहीं पर कोई सामान्य बच्चा है, यहीं पर तो इन सब के बच्चों के किसी का लिंग अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का वर्ग अलग है, किसी का समाज अलग है, किसी का समाज अलग है। तो कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से अलग है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के बच्चे हैं वो सभी एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। और ये जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा है, ये जोड़ने का काम करती है इन सब बच्चों को। किससे? एक मुख्य धारा से। और मुख्य धारा वो कौन है? वो मुख्य धारा है हमारी समावेशी शिक्षा। वो मुख्य धारा कौन है? हमारी समावेशी शिक्षा। तो ये बात आप समझ गए, यानी कि चीजें बहुत तरीके से लिंक है। और इस लिंक को अगर आप समझ गए तो आपका जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा। ये बात आप समझे। तो आपने देखा इसमें सब प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से बाधित, सभी प्रकार के बच्चे हैं। अब ये सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में समान अवसर प्रदान करती है। कैसे? जैसे कि अभी हमने समझा कि ये सामान्य बच्चों के साथ में किस प्रकार से। देखो मैं दोबारा से इस चीज को समझाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वह शिक्षा जो सामान्य बच्चों के साथ में सभी प्रकार के बच्चों को जो है प्रदान की जाती है, तो वह कौन सी होती है? समेकित होती है, समावेशी होती है, कौन सी होती है? तो देखो जब हम वर्ग बनाते हैं आईक्यू का वर्ग बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं जो 90 से 110 के बीच के बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चे होते हैं,
ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 या फिर 109 माना जाता है, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, वो सामान्य बच्चे होते हैं। अब इनसे ऊपर का जिसका आईक्यू है, तो वो बच्चे या तो वो तो बच्चे श्रेष्ठ होंगे, या फिर वो बच्चे इससे भी ऊपर के प्रतिभाशाली होंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उनको अति श्रेष्ठ होंगे। ठीक इस तरीके से ऊपर की ओर एक वर्ग बनता चला जाता है और इससे नीचे की ओर एक वर्ग बनता चला जाता है मंद बुद्धि का, या फिर कह सकते हैं जिसमें बच्चे ऐसे हैं जो जड़ बुद्धि के हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू 25 से इस तरीके से 30 के बीच में या फिर इससे भी कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वर्ग बनता चला जाता है और इन सब बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा दी जाती है। अब लेकिन यहाँ पर एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सामान्य बच्चा तो एक तरीके से उसको तो सामान्य तरीके से पढ़ानेंगे तो उसको समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन अगर हम सामान्य तरीके अपनाएंगे तो प्रतिभाशाली बच्चा बोर हो जाएगा, है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चा बोर हो जाएगा तो उसके लिए तो बड़े फास्ट एंड कह सकते हैं कि एडवांस तरीके हमें अपनाने चाहिए, ताकि वो कुछ और नया सीखे, उसे सामान्य तरीके तो आते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जड़ बुद्धि वाले बच्चे भी बैठे हैं, जो जिनको कह सकते हैं कि बार बार अभ्यास कराने से उनकी जड़मति सुजान होती है, उन्हें बार बार अभ्यास कराने से चीजें समझ में आती है। और यहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे भी बैठे हैं, इनका क्या होगा, ये तो बच्चे इनके तो सर के ऊपर से जाएगा अगर हम बहुत ही फास्ट और एडवांस तरीके अपनाएंगे तो, फिर हमें इनका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर एक तरीका नहीं अपना सकते सबको पढ़ाने के लिए, तो करना क्या होगा, हमें इन सबको पढ़ाने के लिए इन सब की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न तरीकों से पढ़ाना होगा। कैसा, विभिन्न तरीके। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, इन सभी विभिन्न प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या अपनाने होंगे, विभिन्न तरीके अपनाने होंगे। इसीलिए इस शिक्षा के साथ में जोड़ दिया जाता है एक शब्द जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो ये कि इसीलिए कहा जाता है कि ये शिक्षा विभिन्नता का उत्सव मनाती है। कैसे, ये जो शिक्षा है विभिन्नता का उत्सव मनाती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि वह शिक्षा जो अपनी कक्षा में विभिन्नता का उत्सव मनाती है, तो वह शिक्षा कौन सी है, तो वह शिक्षा हमारी कौन सी हो जाएगी, समावेशी शिक्षा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा है क्या, ठीक है। ये बच्चे एक ही कक्षा में बैठेंगे और एक ही टीचर इनको पढ़ाएंगे, विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में बैठेंगे और इनको पढ़ाने के लिए समान तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन वो समान तरीका कैसा होगा, इनकी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके जो है विभिन्न तरीकों को जो है अपनाया जाएगा और इन सबको एक ही समान तरीके से मतलब ना पढ़ा कर विभिन्न तरीकों से इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे समेकित शिक्षा क्या होती है। समेकित शिक्षा ये होती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम समेकित शिक्षा को भी डिस्कस करेंगे। तो समेकित शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा या फिर हम कहे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेट होता है सेग्रेट करना या फिर हम कह सकते हैं कि उसको बांटना। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक कर लेना, एकीकरण कर लेना। माफी चाहूंगी, उल्टा बोल गई थी, ठीक है। एक कर लेना, इकट्ठा कर लेना, उसको जोड़ लेना, एकीकृत कर देना, ठीक है, समेकित कर देना। तो यहाँ पर भी आप कहोगे कि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि वहां क्या था कि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न तरीकों के साथ में समान मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे कि समेकित शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चों को एक साथ बैठाकर, जैसे कि वहां पर भी एक ही साथ बैठा रहे थे, ठीक है, एक साथ बैठाकर पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि समेकित शिक्षा में हम बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करते हैं या फिर हम कहे कि समान तरीका अपनाते हैं। कैसा तरीका, समान तरीका अपनाते हैं। ये क्या मतलब है, ये मतलब है ये है कि वहां पर जैसे कि ये हुई हमारी समेकित शिक्षा और ये हो गई हमारी समावेशी शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने बच्चे बैठाए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित हो सकते हैं, उन्हें हम सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देंगे। लेकिन समेकित शिक्षा में सबको पढ़ाने का तरीका समान होगा, एक ही तरीका हम अपनाएंगे। और जो अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा से, तो समावेशी शिक्षा में भी शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को हम किसके साथ में पढ़ा रहे हैं, हम जो है सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ा रहे हैं। और इसी में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सब तरह के बच्चे हैं। लेकिन इनको पढ़ाने के लिए हम
समान नहीं, हम विभिन्न तरीके अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकताएं विभिन्न हैं, इसीलिए जो तरीके भी होंगे वो विभिन्न होंगे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में और समेकित शिक्षा में ये अंतर होता है। बात समझ गए? इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में से मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम करती है मुख्यतः वो कौन सी करती है? वो समावेशी शिक्षा करती है, वही उसकी विशेषता है, और विविधता का उत्सव भी वही मनाती है, ठीक। और जो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति हम कहे कि वो ऐसी है बिल्कुल, जिसे कह सकते हैं कि सबको अपने अंदर समा लेने वाली है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि समावेशी शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य है वो किस प्रकार से है, यानी कि हम बच्चों को अगर इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से उनको एजुकेशन देते हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर हम इस तरीके की पढ़ाई करवा रहे हैं, इतना मतलब रिस्क उठाते हैं, क्योंकि एक टीचर है, अब एक बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जब एक कक्षा में इस तरह के बच्चे हैं, तो हमने समझ लिया था उनकी जाति, धर्म, समाज, संस्कृति, भाषा सबकी अलग अलग होती है ना। तो जब वो टीचर है जो उनको पढ़ा रहा है, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य होगा? सामान्य होगा तो वो इतनी चीजें एक साथ में नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब प्रकार के बच्चों को संतुष्ट कर पाए, है ना। सब प्रकार के बच्चों को संतुष्ट कर पाए, यानी कि उसे एक से ज्यादा भाषा आनी चाहिए, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो बहुभाषा को बढ़ावा देती है, उसे एक संसाधन के रूप में देखती है, ठीक है। और बात करें कि इस तरीके से पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य है कि जितने भी असमर्थ बालक होते हैं, जो अपने आप में इनकैपेबल है, जो किसी भी चीज को सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं, तो असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनका वर्ग बना देंगे, तो उनकी जो संस्कृति है, जो जिस संस्कृति से आया है, क्या पता वो किस समाज से आया है, किस संस्कृति से आया है, तो अपने आप को दूसरी संस्कृति से नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि जो मंदबुद्धि और बाधित बच्चे हैं उनका वर्ग हम अलग बना देते हैं, प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ बच्चों का वर्ग अलग बना देते हैं, तो सीधी सी बात है, हो सकता है प्रतिभाशाली और जो श्रेष्ठ बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऊंचे घराने से, उच्च और अच्छे समाज से आते हो, और ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हो, ये वाले। तो ये जब तक इनसे नहीं मिलेंगे तब तक इनकी संस्कृति भी आपस में नहीं टकराएंगी, इनका आपस में जो है फेस टू फेस ये नहीं होंगे। तो जब तक आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो ये समाज को कैसे समझेंगे, संस्कृति को कैसे समझेंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है कि ताकि इनकी संस्कृति और समाज आपस में जुड़ पाए। दूसरी बात, जो असमर्थ बच्चे होते हैं, असमर्थ बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उनका निवारण करना। अगर एक बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चे को बहुत ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगे, और सामान्य चीजें तो उसे बहुत बोरिंग लगेंगी, तो हम उनको सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ा रहे हैं, उनको बाधित बच्चों के साथ में पढ़ा रहे हैं, तो जो असमर्थ बच्चे हैं, जब हम उनको सबके साथ में पढ़ाते हैं, तो हमें उनकी समस्याओं को अलग से जो है नोटिस करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि अगर उनके अलग वर्ग बना देंगे तो उनकी समस्याओं का इतना खास पता नहीं चलेगा। और इस वजह से कह सकते हैं कि जब एक बच्चे को आसानी से चीजें समझ आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही है, तो हम समझेंगे कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उनकी समस्याओं का पता लगाकर भी उनका निवारण करने के लिए इस तरीके को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा यह है कि बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। अगर एक बच्चा, सामान्य बच्चा, दूसरे बच्चा जो प्रतिभाशाली है वो ज्यादा स्पीड से सीख रहा है चीजों को, तो सामान्य बच्चा थोड़ा बहुत जागरूक तो होगा ही, मुझे भी इस तरह की चीजें सीखनी चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, उसमें जागरूकता आती है। चौथी बात यहाँ पर कि शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। प्रजातांत्रिक हमारा देश है, प्रजातांत्रिक ही हमें कक्षा इसलिए रखनी चाहिए कि भाई सबको अपना जो है स्वतंत्र रूप से अपना तरीका, अपनी रुचियों, अपनी इच्छाओं के अनुसार पढ़ना चाहिए, ठीक है। पांचवा यह है कि सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की एक मुख्य धारा से जोड़ना है, जैसा कि हमने इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा भी है। सिक्स ये है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना। बच्चों में एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है जब उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। अब सामान्य बच्चा प्रतिभाशाली बच्चे के साथ में पढ़ेगा तो उससे इंस्पायर तो होगा ही है ना, ठीक है। और 7 नंबर ये है कि सभी बच्चों की भ्रांतियां दूर करना। इस जो हम विभिन्न तरीके अपनाते हैं तो उसमें ये विशेषता हम ध्यान रखते हैं कि हम बच्चों की सभी प्रकार की भ्रांतियों को, यानी कि कंफ्यूजन को दूर करते हुए चले। अब समावेशी शिक्षा की तो उद्देश्य तो हमने
समझ लिए है, अब उसकी आवश्यकता को देखेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता को की अगर हम बात करें तो समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं और इसके अंतर्गत विद्यालय में समस्त समाज के बच्चे एक साथ एकीकृत होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, एवं सामाजिक गुणों के साथ समायोजन करने की क्षमता को विकसित करते हैं। ये इसके पीछे हमारी आवश्यकता का हो, हम इसे उद्देश्य को कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। दूसरा, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो समानता के सिद्धांत है, समानता के सिद्धांत हेतु सभी वर्ग के बच्चों के द्वारा एक साथ शिक्षा ग्रहण करने से उनमें समानता की भावना विकसित होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समानता की भावना को कौन बढ़ावा देता है, कौन सी शिक्षा बढ़ावा देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समानता की प्रकृति पर कौन सी शिक्षा आधारित है, तो आप कहोगे समावेशी शिक्षा। समानता का जो समानता को अपनाए हुए है, समानता में डूबे हुए है, समानता की प्रकृति पर आधारित है, वो कौन सी शिक्षा है, तो आप कहोगे समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा मतलब ये जो कीवर्ड है इनको थोड़ा ध्यान रखें, इनसे इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के उद्देश्य की प्राप्ति इससे संभव होती है। ठीक है, तीसरा जो आवश्यकता है वो ये है कि बच्चों के मानसिक विकास करने हेतु, क्योंकि सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा देता है सभी बच्चे एक ही साथ में समान अवसर का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अपंग बालक भी, यानी कि जो विकलांग बालक है, अपंग बालक है, सॉरी अपंग में यहाँ पर विकलांग हम कर देते हैं, विकलांग, जो विकलांग बालक भी सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक विकास कर लेते हैं। तो ये इसके लिए इसकी आवश्यकता है, इसका फायदा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समझे हमने इसकी आवश्यकता। अब बात करें कि जैसे कि हम इसी आवश्यकता के तहत मतलब चीजों को पढ़ रहे हैं, तो क्या ये शिक्षा जैसे कि एकीकृत शिक्षा थी, तो वो इतनी मतलब कह सकते हैं कि खर्चीली नहीं थी। ठीक है, इसको खर्चीला तो कहा जाता है, साथ ही साथ इसको मितव्यय भी कहा जाता है। मितव्यय इसलिए यानी कि जो मतलब कम खर्च पर आधारित होती है। ठीक, और अगर अलग अलग मतलब वर्ग बना दिए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि मतलब अलग अलग टीचरों की आवश्यकता होगी, अलग अलग संसाधन की आवश्यकता होगी, स्कूल अलग चाहिएंगे, बिल्डिंग अलग चाहिएंगी, रूम्स अलग चाहिएंगे, सब तरह की चीजें, टीएलएम अलग चाहिएंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम मतलब एक ही साथ में एक ही कक्षा में बहुत सी चीजें जो है संसाधन जुटाकर उसको जो शिक्षा है उसको मितव्यय बना देते हैं। तो यदि हम दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल व्यवस्था करते हैं तो उनके लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा, परंतु यदि हम उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो इससे खर्च कम होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट ये है कि सभी प्रकार की शिक्षाओं के एकीकरण हेतु, इसमें क्या होता है कि पहले विशिष्ट शिक्षा आई, उसके बाद में एकीकृत शिक्षा आई, अब समावेशी शिक्षा आ गई है। तो इस शिक्षा में सभी प्रकार के गुण हैं। ठीक, विशिष्ट शिक्षा में तो ये था कि अलग एक बिल्डिंग एक है लेकिन रूम अलग अलग बना दिए गए हैं, उसमें वर्ग बना दिए गए। एकीकृत में यह है कि रूम भी एक रखा, बिल्डिंग भी एक रखी, लेकिन जो है तरीका भी एक ही कर दिया गया है। ठीक, तो वो भी विफल हो गई। लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विशिष्ट शिक्षा, समेकित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा प्रणालियों के जो है विशेषताओं को सम्मिलित रूप से समीक्षा के तहत, समावेशी के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, एवं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो समझा आपने समावेशी शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता। अब समझेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं। समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का तात्पर्य क्या है? असाधारण कौन से बच्चे होते हैं, यानी कि इंटरप्टेड जो बच्चे, बाधित जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? तो मानसिक रूप से विकलांग छात्र, या फिर निम्न बुद्धि लब्धि शिशु, या फिर कुसमायोजित होने वाले बालक, या फिर प्रतिभावान, बुद्धिमान, पिछड़े, मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। तो सीधी सी बात है, वे बच्चे जो असाधारण यानी कि सामान्य से या तो ऊपर है या फिर सामान्य से नीचे है, तो वो असाधारण माने जाते हैं। तो असाधारण बच्चों में प्रतिभावान भी आते हैं, बुद्धिमान भी आते हैं, पिछड़े बालक जो सामान्य से नीचे होते हैं, मानसिक रूप से बाधाग्रस्त जो सामान्य से नीचे होते हैं, ये सामान्य बच्चों से ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये वाले सामान्य बच्चों से नीचे होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बच्चे असाधारण माने जाते हैं। तो असाधारण बच्चे ही समावेशी जो शिक्षा है उसमें असाधारण जो शब्द है इनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। समावेशन के अनुकूल की बात हो रही है यहाँ पर, तो लचीले समूहों का गणन, विभेदित अनुदेशन, योग्यता आधारित समूहीकरण, पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। तो अगर हम बात करें, देखो जब हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो विभिन्न प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, लचीले समूहों का गठन करना होगा, यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाए होना होगा। दूसरा यहाँ पर योग्यता आधारित जो विभेदित अनुदेशन यानी कि विभिन्न प्रकार के हमें टीएलएम का यूज करना होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का यूज, निर्देशन का यूज हमें क्या करना होगा, यानी कि पढ़ाने के तरीके एक नहीं विभिन्न प्रकार के रखने होंगे। ठीक, बात करें पाठ्यचर्या की, तो पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन होता है, उसमें बिल्कुल होता है। जो पाठ्यचर्या होता है, एक होता है पाठ्यक्रम, एक होती है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम क्या होता है, हमारा सिलेबस होता है जिसमें हमारी यूनिट्स या फिर टॉपिक दिए होते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर जो सामग्री होगी, कहने का मतलब ये है कि हमें एक कहानी रखनी है, एक राजा की कहानी रखनी है, तो वो तो हमारा पाठ्यक्रम हो गया, वो तो हमारा सिलेबस हो गया। लेकिन वो कहानी किसकी होगी, तो ये होती है हमारी पाठ्यचर्या, यानी कि उसके अंदर की सामग्री, उसके अंदर क्या मटेरियल होगा, वो कोई एक्टिविटी बेस होगा या फिर वो कोई कहानी बेस होगा या फिर कोई वो उसमें हम किसी प्रिंसिपल को पढ़ाएंगे। ठीक है, हम उसमें पढ़ाएंगे एक्चुअली में क्या, तो वो जो पढ़ाने का मटेरियल होता है वो पाठ्यचर्या होती है। ठीक, तो पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन होता है क्योंकि हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन इसमें हम समूह नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, योग्यता आधारित हम इसमें समूह नहीं बनाते, हम इसमें कैटेगरी या फिर वर्ग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए समावेशन का जो है इसमें इसके साथ में ये नहीं जाता। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, क्या ये ऐसी अवधारणा रखते हैं, या फिर यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों की को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, या फिर यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अच्छा वर्णन जो करता है ऑप्शन नंबर सी करता है कि यह एक दर्शन है या फिर एक प्रकृति इसकी ऐसी है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का इनको अधिकार है। यही समावेशी शिक्षा कहती है। समावेशी शिक्षा अलग नहीं करती, कोई वर्ग नहीं बनाती, और ये बिल्कुल किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं रखती कि कोई बच्चे जैसे कि मंदबुद्धि बच्चे हैं वो कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, उनको भी सिखाने का प्रयास करती है अलग तरीके से। और ये एक दर्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसमें ये मान लिया जाए कि ये जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर के विशेष उपहार है किसी कुछ विशेष बच्चों को लेकर, नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है, समावेशन का अर्थ शारीरिक अयोग्यता बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा प्रणाली में स्वीकारना। तो देखो, शारीरिक अयोग्यता वाले नहीं, केवल शारीरिक अयोग्यता से नहीं, मानसिक योग्यता वाले भी होते हैं। मंद बुद्धि ही नहीं, इसमें तो प्रतिभाशाली, इसमें तो सामान्य, इसमें तो जड़ बुद्धि वाले, इसमें तो सामान्य सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। ठीक है, और लड़के लड़कियों में वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमने कोई मतलब उससे संबंधित जाति से संबंधित हमने बात नहीं की है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है सभी विद्यार्थियों की, क्योंकि हम अलग से इसमें लड़के लड़कियां नहीं जोड़ते हैं, सभी विद्यार्थी जोड़ते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना ही इसकी प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के आते हैं सीटेट में, जो इनका जो कह सकते हैं कि काफी मतलब ब्रॉड होते हैं, काफी लेंथी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर जो है डरा मत करो, उसके ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ा करो, उसके ऑप्शन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन है कि क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई कक्षा है और उसमें कोई बच्चा क्या है कि धीमी गति से सीख रहा है, तो उस धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए
क्या हमें शिक्षार्थी या फिर मेधावी या फिर औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों के उल्लेख करने के लिए प्रयोग लानी चाहिए? तो जी हाँ, यह विद्यार्थियों को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। जी हाँ, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। ठीक है? जी हाँ, ये शब्दावलियाँ अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है। जी हाँ, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावलियों की ज़रूरत है। तो बात हम करें तो क्या हमें वर्ग बनाना है? नहीं बनाना। क्या हमें बच्चों को योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करना है कि कौन-सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन-सा मंदबुद्धि है? नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जी हाँ, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों की समझ बनाने के लिए इससे अधिक शब्दावली चाहिए, यानी कि और इसमें नाम जोड़ो, नहीं। हमें अगर हम इस तरीके का कोई एक्टिविटी करते भी हैं, तो वो इसलिए ताकि यह विद्यार्थियों को अपने-अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है, ठीक है? अगर हम ऐसा करते भी हैं तो कोई बच्चा मेधावी है, कोई बच्चा जो है औसत है, अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते भी हैं तो। बाकी नामीकरण करने के लिए हम नहीं करते, वर्ग बनाने के लिए नहीं करते, ठीक है? इन सब उद्देश्य से नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं कि जो उनका निष्पादन है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो उन्हें अच्छे से समझ लें कि मुझे और कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे में निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। करना लागत प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो अगर बात हो रही है मूल आधार की कि मूल आधार क्या है, तो मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं हैं, उन सब शिक्षाओं में को जो है एक ऐसी प्रकृति को अपना लेना चाहिए ताकि जो है अलग-अलग विद्यालयों की आवश्यकता ना पड़े। बात समझ गए? तो इसीलिए कौन सी प्रकृति की हमें आवश्यकता है? समावेशी प्रकृति की आवश्यकता है, जो बड़ी संवेदनशील होती है, किसके प्रति? जो समाज में विभिन्नता है उसके प्रति, ठीक है? तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, समावेशी शिक्षण का उद्देश्य फिल इन द ब्लैंक्स को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे को उनका शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि इसका जो उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, वो किसको समाप्त करना चाहता है? जो समावेशी शिक्षा के पीछे उद्देश्य है, वो किसको समाप्त करना चाहती है? असमानता को, चुनौती को, समस्या को या फिर अंतर को? तो वो समाप्त किसको करना चाहती है? तो वो असमानता को समाप्त करना चाहती है। जो समाज में असमानता फैली है, तो उसको समाप्त करना चाहती है और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समायोजन को बढ़ावा देती है? किसको? समावेशन को बढ़ावा देती है। तो छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। क्योंकि यहाँ पर समावेशन से संबंधित क्वेश्चन है, समावेशी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपके मैं इसकी प्रकृति बता चुकी हूँ, तो आंसर हो जाएगा विविधता का सम्मान। क्योंकि समावेशी शिक्षा में शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, किसी भी शिक्षा में नहीं दिया जाता। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना इसका उद्देश्य नहीं है और ये मानकीकृत पाठ्यक्रम को बढ़ावा नहीं देती बल्कि लचीले पाठ्यक्रम को बढ़ावा देती है। लचीले पाठ्यक्रम को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? आपको ये बताना है कि वह कौन सा अभ्यास है जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जा रहा है। अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना या फिर सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू करना या फिर कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही विशेष उम्मीद रखना और विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी आवाज को हमें महत्व देना है, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, हमें संस्कृति को ध्यान में भी रखकर पाठ्यक्रम में कुछ चीजें लागू करनी चाहिए।
विविधता के प्रति हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही ऊंची उम्मीद लगा लेते हैं तो ये हमारी समावेशी शिक्षा के बिल्कुल जो है अगेंस्ट है, क्योंकि समावेशी शिक्षा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती, ऐसा नहीं मानती है कि वो किसी कुछ विशेष बच्चों से उम्मीद लगाए। उन्हें उसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए उसे सबसे समान जो है प्रकार की उम्मीद है। ठीक। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला पाठ्यक्रम, या फिर एकम इमारत, या फिर एनएम में मानसिकता, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो अभी मैंने आपको मना किया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम हमारी शिक्षा के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहली तो बात बाल केंद्रित जो है शिक्षा है, दूसरी बात समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होगा? लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक प्रकार के नहीं, उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में चीजें भी विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। एक प्रकार की हो जाएगी तो वो मानकीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे और लचीला शिक्षा शास्त्र यानी पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने समझा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका कम से कम 5 नंबर का तो आता ही है। तो इसमें हम बाकी भी मतलब टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, जिसमें विशिष्ट बच्चे हैं, जिसमें विशिष्ट बच्चों में जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसे हमने असाधारण बच्चे कहा है। ठीक है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, और जिसमें मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ये सब प्रकार के बालक हम उसमें पढ़ेंगे। तो समझेंगे पूरी की पूरी यूनिट को सीक्वेंस से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा समावेशी शिक्षा। तो इसी के साथ में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो जरूर बताएं। और अगर जो क्लास अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी लोगों को भी शेयर करें और लाइक कर सकते हो अपनी इच्छा से, और जो है कमेंट भी कर सकते हो प्यारा सा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है आपको कैसे लगे वो भी बताएं, टफ थे, इजी थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इंटरेस्टेड के साथ में जो है इंटरेस्ट के साथ में क्लास वॉच की होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।